नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। दिलीप कुमार के बाद अब दिलीप आर्या को ही लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में जान रहे हैं। स्वागत है दिलीप आर्या जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वन इंडिया हिंदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इजमाम भाई। दिलीप जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप आज एक शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? ये अचानक नहीं हुआ इजमाम भाई, इसके लिए बड़ी प्लानिंग है, बड़ी तैयारी है और बड़ा संघर्ष है और लगभग 15 सालों का समय है। ये आज सबको अचानक सब दिखने लगा तो ऐसा नहीं है कि आज है। 15 साल तो मुझे मुंबई में स्ट्रगल करते हो गए और इसके पहले थिएटर की ट्रेनिंग और भारतीय रंग नाटक अकेडमी की ट्रेनिंग, फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग, दिल्ली में एक्ट वन की ट्रेनिंग, तो बहुत कुछ सब कुछ मिला जुला है और मिलजुल कर आज ये स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। जी, आज बतौर एक्टर आप जाने जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी एक कहानी है इसके पीछे काफी संघर्ष है। जैसा कि एक मजदूर से एक एक्टर बनना, इसको किस तरह से देखते हैं? ये असल में बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हाँ, हमारे पिताजी का देहांत हो गया था मेरे बचपन में। मैं प्राइमरी स्कूल में था, 5वीं पास करने के बाद कक्षा 6 में मेरा नाम लिखाया गया और पता चला अचानक पिताजी किस कारण से कैसे उनका देहांत हो गया। फिर अब हम 3 बहन 3 भाई 6 लोग और इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी करना, अब संभालना अपने आप में बड़ी मुश्किल काम था। हमारे पास जायदाद कुछ थी नहीं, जमीनें थी नहीं, पिताजी जॉब करते नहीं थे कि कोई पेंशन आएगी, दुकान मकान कुछ भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में मतलब माँ का विधवा हो जाना तो अपने आप में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया वैसा हो गया। पर हम लोगों को उतनी समझ नहीं थी, वो तो माँ ने अपने हिसाब से कैसे हम लोगों को मजदूरी करके और पाला। तो पूरे घर में हम लोग 6 लोग थे, तो जो बड़े थे मेरे बड़े भाई जो मेरे पिता तुल्य हैं, आज भी वो मतलब मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि वो सतयुग के इंसान हैं जो कलयुग में पैदा हो गए हैं। मेरी नजर में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत सात्विक है वो, तो बहुत ही ईमानदार, बहुत सहज, बहुत सरल। तो वो बड़े थे मेरे से, तो वो और हम दोनों भाई मिलके माँ के साथ पहले खेतों में मजदूरी करने जाने लगे। तो जो खेतों में होता है कि कभी निराई गुड़ाई का काम मिल गया, किसी के यहाँ फसल काटने का काम मिल गया, उसके खेतों में जो खेतिहर मजदूर होते हैं तो वो किया। इसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो बड़े भाई पहले मजदूरी करने जाने लगे, फिर हम जाने लगे साथ में। तो ये सिलसिला चलते रहा। फिर अचानक हमको लगा कि हम जब मजदूरी करने जा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि दिन भर आपका उसमें चले जाता है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अचानक एक दिन हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन आए थे जो हेलीकॉप्टर से आए थे। हम लोग उसको जहाज बोलते थे, बचपन में गांव की भाषा में उसको जहाज बोलते थे। वो छोटा जहाज और बड़ा जहाज हो जाता था हमारे में। प्लेन को बड़ा जहाज बोल देते थे और हेलीकॉप्टर को छोटा जहाज। तो उसमें से कोई पॉलिटिशियन आए थे तो उनको देखने के लिए सारी पब्लिक जा रही। मेरा भी बड़ा बिल्कुल बालावस्था में एकदम मन वो कि भाई मेरा भी इसमें बैठने का मन है, मैं भी इसमें बैठूंगा, कैसे बैठ सकते हैं। तो लोग बोले भाई इसमें तो 2 ही लोग बैठते हैं, या तो नेता या तो अभिनेता। तो हमको नेता, हाँ, जो नेता का इमेज था, नेता हमने सब बुजुर्ग देखे थे। हमको लगता था जब बुढ़ापे में सब नेता बनते हैं, यंग नेता जैसे आजकल बिल्कुल ट्रेंड आ गया है कि बहुत युवा पॉलिटिक्स में आ गए हैं और ऐसे करियर बनाते हैं, वैसा वो शायद उतनी समझ नहीं थी या उधर ध्यान नहीं गया। नेता तो हमने बुजुर्ग ही देखे थे शुरू में। तो फिर हमने मन में ठान लिया कि भैया हमको अब अभिनेता बनना है, उसके लिए पढ़ाई करनी जरूरी है। कहीं ना कहीं मन में बैठा था कि ये लोग डायलॉग बोलते हैं, पढ़ने लिखने का काम होता है, माने कुछ मतलब बहुत दिमाग और मेहनत वाला काम है, सूझबूझ वाला काम है, इसके लिए आपको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। तो ये तो थॉट आ गया, तो इसके लिए पहले पढ़ाई पूरी की जाए। तो मैंने साइड में 6 महीने सिलाई सीखी और साथ में सिलाई और पढ़ाई दोनों चीजें निरंतर रूप से चलती रही।
इसके बाद एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने एक न्यूज़पेपर में, क्योंकि पहले कुछ उसका माध्यम नहीं होता था, मतलब आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, सोर्स नहीं था, तो केवल न्यूज चैनल और न्यूज के कुछ टीवी के चैनल, तब शायद ये भी नहीं था, मतलब सैटेलाइट शायद नहीं आया था। हाँ, जो ये सैटेलाइट वाले चैनल हैं वो नहीं आए थे, इंटरनेट नहीं आया था, एंड्रॉयड फोन नहीं आए थे, कुछ भी नहीं था। तो आपको इंफॉर्मेशन का सोर्स था केवल ये न्यूज़पेपर। तो हम एक दुकान में जाया करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो वहीं हमने पढ़ते थे, और किसी कलाकार का इंटरव्यू निकल आता था तो बहुत मन लगा के पढ़ते थे। फिर दूसरे दिन दुकान वाले से रिक्वेस्ट करते थे कि हम कोई अखबार आपके लिए रद्दी हो गया, हमको दे दीजिए, तो उसको सहेज कर रख लेते थे अपनी किताबों के बीच में। तो ऐसे ही जब बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद, पूरी करने के दौरान ही फिर हम ड्रामा स्कूल गए। ड्रामा स्कूल मतलब दिल्ली गए, ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, तो वहां पर मंडी हाउस करके एक जगह है दिल्ली में। जी जी जी, बिल्कुल मंडी हाउस। वहां पर ये वहां पे हिंदी थिएटर बहुत अच्छा होता है, और पहले भी होता था, अभी भी अच्छा होता है पूरे हिंदुस्तान में। मतलब सबसे ज्यादा थिएटर कहाँ होता है पता नहीं, पर वहां भी काफी थिएटर होता है और अच्छा होता है। तो हम वो पूछते पूछते पहुंच गए वहां पे ड्रामा स्कूल, और ड्रामा स्कूल में वॉचमैन को बोलते हैं कि भैया हमको डायरेक्टर साहब से मिलवाइए। तब उस समय आपके बिहार के ही हैं बजाज जी, रामगोपाल बजाज जी, वो डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वो हमको वॉचमैन ने बोला ऐसे डायरेक्टर नहीं मिलते हैं, क्या करना है? हमने कहा आपको ड्रामा करना है, थिएटर करना है। तो बोले किया है आपने कभी? मैंने कहा नहीं है, बाद आप लोग सिखाओगे, मेरा एडमिशन लो। वो ज्यादा समझ नहीं थी वो। असल में क्या होता है, वो जोश जोश में चीजें होती चली गई, समझ उतनी नहीं थी। आपके अंदर किसी भी चीज की लगन और जोश होता है तो अपने आप फिर रास्ता ढूंढना शुरू करते हो, और अपने आप रास्ता मिलना शुरू होता है। बहुत सारी गलत रास्ते भी मिलेंगे, मुश्किल में मिलेंगे, पर धीरे धीरे आप जब निरंतर प्रक्रिया है, आप लगे रहते हैं तो मिलना शुरू हो जाता है। तो वहीं फिर किसी ने एक थिएटर के गुरु थे वहां पे, जो ग्रुप अपना चलाते थे, उनसे मिलवा दिया। फिर उनके साथ में थिएटर करने लगा। फिर मेरा इधर पढ़ाई चल रहा था, पता लगा ग्रेजुएशन के बाद आना है। ग्रेजुएशन पूरा किया, इसके बाद फिर दिल्ली में थिएटर कुछ और ग्रुप के साथ किया, और वो वहां एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी, तुलसी सदन लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब पता नहीं है कि नहीं, मैं काफी दिन से गया नहीं। तुलसी सदन लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए आपको खूब मिलती थी, बहुत रिच लाइब्रेरी थी वो। तो हमको वहीं पे कहानियां, किस्से, नाटक सब पढ़ने को मिलते थे, तो दिन भर हम वहीं पढ़ते थे। अच्छा, वहां भी एक समस्या हो गई कि दिल्ली में भाई आपके पास, घर वालों के पास पैसा तो है नहीं, आपको पैसा कौन भेजेगा? जैसे किसी भी पढ़ाई और तैयारी के लिए परिवार वाले, घर वाले पैसा भेजते, तो पैसा कैसे भेजेंगे? बल्कि मैंने तो, मेरे घर वालों ने बोला था भाई हम तुमको इतना कर सकते हैं कि तुमको रिहा कर देंगे, तो तुम मजदूरी करके घर चलाने के बजाय अपना करियर देख लो, हम बाकी अपने हिसाब से मैनेज करते। तो हमारे बड़े भाई ने फिर हमारी मतलब हौसला अफजाई की। माँ ने कहा कि नहीं, अब तुम जाओ अपने हिसाब से, जो तुमको अच्छा लगता। अच्छा, एक और मजेदार किस्सा होता है। अब मैं जैसे घर वालों को बताता हूँ कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे साथ में कुछ लोग थे जो पढ़ते थे, मेरे दोस्त लोग, तो वो सब गवर्नमेंट जॉब में हो गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। वहां तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलना भगवान मिलने जैसा है। लोग उसी की, उसको समझाया वैसे जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो जीवन नहीं बनेगा। तो वो पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो वैसे ही प्रोसेस है। तो मेरे घर में और प्रेशर, पर खैर मेरी माँ और मेरे भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उन लोगों ने, उनको समझ नहीं आया कि थिएटर क्या होता है, एक्टर कैसे बनता है, और उनको कुछ पता नहीं। भाई बाकी सारी चीजों की तो वैकेंसी निकलती है, सबको पता है डॉक्टर ऐसे बनेगा, इंजीनियर ऐसे बनेगा, नीट कर लेगा डॉक्टर बन जाएगा, और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी कर लो भाई, इंजीनियर बन जाओगे, मास कम्युनिकेशन कर लो, आप जर्नलिस्ट बन जाओगे। तो तमाम चीजों के कोर्सेस है। उसका एक्टिंग का हमको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ का क्या कोर्स है। तो फिर वो एनएसडी के बारे में पता चला, एनएसडी अप्लाई किया, नहीं हुआ। उस समय हमारे एक साथी थे जो आजकल बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपके बिहार के ही हैं, बड़ा धूम मचा रहे हैं, वो हमारे साथ उस साल उस बैच में थे। जी 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 जी। तो उसमें और भी कई नाम थे, इनामुल हक भाई थे, बदरुल इस्लाम चार्ली थे, हेमंत खेर थे, और श्याम पाठक जी थे।
तो उसमें करीब 2-3 लोगों का हुआ। एक रेशियो होता है जो फाइनल, जो कुछ लोग जाते हैं वहां पे ऑल इंडिया से सिलेक्ट होके, तो कुछ लोगों का नहीं। उस समय पंकज भाई का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, सन 2000 की बात बता। फिर इसके बाद हम बड़ा उदास हो गए, निराश हो गए। फिर वहीं एक बंगाली मार्केट है दिल्ली में, आपको पता होगा, दिल्ली गए होंगे तो हम लोग हॉस्टल में वहीं रुके हुए थे, उदास बैठे ड्रामा स्कूल। मेरा अचानक मन ठनका और मैं बंगाली मार्केट गया और खूब जी भर वो रसगुल्ले खाए। खूब, जब लिस्ट देख ली कि मेरा सिलेक्शन है, खूब जी भर रसगुल्ले खाए, मतलब ऐसा 10-12 रसगुल्ले खाए। और फिर अपने मन को तसल्ली दे रहा हूँ कि देखो दिलीप बाबू, ऐसा है कि अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि आप सफलता के और करीब पहुंच गए, कुछ अच्छा होना है, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ है। तो वो ऐसे मन को तसल्ली दिया और उतनी देर सबके सामने तसल्ली देता रहा, बड़े बड़े धांधस देता रहा। वापस ट्रेन में बैठा जनरल डब्बे में और टॉयलेट में जाके बैठ के खूब रोया जी भर के। उठ ही नहीं रहा था, अंदर इतना गुब्बार, क्योंकि लोकल ट्रेन, जो जनरल ट्रेन का डब्बा था, बहुत भीड़ थी, तो मैं बाहर रहूंगा तो सबको दिख जाऊंगा। तो मैं टॉयलेट के अंदर घुसा और बैठ के जी भर के रोया, खूब रोया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। अब बाहर सबको दिखा रहा था, जितनी देर तक सबके साथ था, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, ट्राई अगेन, जैसे सब एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। हालत सबकी खराब थी। जिनका हो गया था वो बहुत खुश थे, जिनका नहीं हुआ था वो निराश थे, क्योंकि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो हर कोई जाना चाहता है, वहां पढ़ना चाहता है। और तो इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है, तो सब लोग वहां जाना। पर वहां की लिमिटेशन है, सीटें लिमिटेड है। हिंदुस्तान में आबादी बहुत है, थिएटर बहुत लोग करते हैं, तो सबको शायद उनको एडमिशन दे पाना संभव ना हो, या शायद तब हमारे अंदर वो काबिलियत ना रही हो, तो उन्होंने हमको नहीं लिया। फिर इसके बाद हमको वहीं पर किसी ने बताया भारतीय नाट्य अकेडमी के बारे में। तो भारतीय नाट्य अकेडमी ऑटोनोमस बॉडी है उत्तर प्रदेश सरकार की। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो हमको बोले लखनऊ में एक और इसी तरह का स्कूल है, फैकल्टी सेम है, इसी तरह का कोर्स है, आप वहां से पढ़ लो। वहां भाई गए, हम लेट हो गए थे, वहां हमारा फॉर्म हमने सबमिट किया अगले साल। तो ऊपर वाले का रहम करम कहिए कि वहां हमारा एडमिशन, हालांकि पहले वहां भी उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, वेटिंग में था। 2 महीने बाद वो किसी लड़के का ग्रेजुएशन नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो बाद में हमको बुलाया, तो फिर हमने ज्वाइन किया, बड़ी खुशी ज्वाइन किया। 2 साल वहां तन मन धन से पूरी लगन से सीखे। और उसी समय एक और अच्छी चीज हो गई कि हमारे पूरे बैच को ये नया जो फिल्म बंधु आज देख रहे हैं बहुत बड़ा रूप ले लिया है, जिसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया और काम भी चल रहा है, उसी के तहत है। अभी जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश के कलाकारों का सम्मान किया, भारतीय नाट्य अकेडमी के कलाकारों का जो सम्मान किया हमारे कल्चर मिनिस्टर ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने भारतेंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया, हम लोगों का हौसला अफजाई किया, हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया। तो मैं तो सैल्यूट करता हूं भाई इस तरह के अपने प्रदेश के राजा। आपको किस तरह से ऑफर आया वेब सीरीज का, आपने कदम कैसे रखा वेब सीरीज में? यहाँ बहुत सिंपल है कि लोग आपका ऑडिशन लेते हैं, लोग आपका लुक टेस्ट लेते हैं, और वो लोग तब तक आपको रोल नहीं देते जब तक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को आप पे फेथ नहीं आता। और दूसरा एक बहुत बड़ा एक समीकरण है यहाँ पे जो हमारी जो इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें स्टूडियो हैं, थिएटर हैं, तो आपको फिल्म में स्टार चाहिए ही चाहिए। स्टार के बिना फिल्म में स्टूडियो नहीं आएगा, बिजनेस नहीं होएगा, प्रोड्यूसर को लगता है रिस्क हो जाएगा, वो सब भय भी बहुत है। क्योंकि ये फिल्म मेकिंग जो बिजनेस है, ये रिस्की बिजनेस है, जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे पैसे का टर्नओवर होता है, बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकारों के पास जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबके पास टैक्स के रूप में पैसा जाता है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। हर आदमी हर बिजनेस में रिस्क लेने से डरता है, और हर आदमी सेफ खेलना चाहता है। तो नए एक्टर पे इसलिए दांव लोग नहीं खेलते हैं कि पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा हमारा प्रयास, और पहली बार में इतना बड़ा रोल देने के लिए तो और ज्यादा लोग डरते हैं, और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने में टाइम लगता है। लोग आपको समझेंगे, जानेंगे, आपके काम के बारे में जानेंगे, इसलिए टाइम लगता है। तो बिहार का बागी जो है, इसके लिए भी हमारे जो डायरेक्टर थे, वो एक जमाने में हमारे रूममेट रहे थे, हम एक दूसरे को जानते थे।
हाँ रितम जी। जी तो मैं फिर ये कुछ हमारे और प्रोड्यूसर हैं, मुकेश कुमार जी हैं, दो चार और प्रोड्यूसर हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया कि भाई फिल्म बनाते हैं, फिल्म करते हैं। तो बेसिकली मुकेश जी का थॉट था कि एक अच्छी फिल्म, जो भले उतनी बड़ी फिल्म ना हो, अच्छी फिल्म अच्छे एक्टर के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया, मेरा लुक टेस्ट हुआ। तो प्रोड्यूसर को, मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मेरे ऊपर फेथ था। तो रितम जी के भी नाम पे संशोधन हुआ था। इसके पहले बहुत सारे और डायरेक्टर थे, तो रितम जी को भी मैंने रिकमेंड किया कि भाई रितम जी को लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स मेरी बात मानते थे और उन्होंने माना। इसके पहले बहुत सारे और डायरेक्टर थे। तो रितम जी तब इंडिपेंडेंट, तब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया था, कोई फिल्म उनकी आई नहीं थी। वो असिस्टेंट हुआ करते थे बड़े डायरेक्टर के। तो मेरे रिकमेंडेशन पर ही वो आए। तो अब चूंकि हमारी उनकी दोस्ती भी थी, भाईचारा भी था, और तो इसलिए वो जो बॉन्डिंग है वो निकल के आई। और हमारे प्रोड्यूसर्स ने मेरे ऊपर रिस्क लिया और फिल्म इस तरह से बनी। इस मूवी को जब देखा जा रहा था तो उस टाइम में टीजर वगैरह तानाशाह के नाम से रिलीज हुआ था, तो फिर इसका नाम बिहार का बागी कैसे पड़ा? उसके दो कारण हैं। क्योंकि ये फिल्म क्रिटिकली बहुत जगह क्लेम्ड हुई, मतलब बहुत सारे अवार्ड मिले इस फिल्म को, जिसका नाम तानाशाह है। और मैं इस साल नेशनल अवार्ड में भी हमारी ये फिल्म गई थी और उसमें शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। तो और मुझे लिफ्ट इंडिया से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। दुर्भाग्यवश ये कोविड का आ जाना, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, हमारी फिल्म नहीं, बड़ी बड़ी फिल्मों को बहुत बहुत नुकसान हुआ। हमारी फिल्म ये थिएटर में लगी, अचानक कोविड का आना, थिएटर का बंद हो जाना। फिर ये तो चूंकि कुछ जगह लगी, कहीं पे चली कहीं पे नहीं चली, तो थोड़ा एक्सपोज हो चुकी थी। तो ये लगा कि लोगों को कि ये कंटेंट तो अच्छा है, चूंकि थिएटर में इसका तानाशाह नाम था, कोविड आ गया, थिएटर बंद हो गए, पिक्चर हट गई। तो ये आइडिया था हमारे प्रोड्यूसर का और मेरा कि भाई इसको वेब सीरीज बनाते हैं, इसका नाम बदलते हैं। और वो फिर एमएक्स प्लेयर ने इस फिल्म को देखा और उनको पसंद आई, और कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से ये एमएक्स ने अपने तरीके से इसको इसका नाम और पोस्टर वोस्टर बना के पैकेजिंग करके, इसको रीपैकेजिंग करके और इसको रिलीज किया। ये ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चाई वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा मतलब घुमा फिरा के नहीं। क्या आपको लगा था कि इस तरह से ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट हो जाएगी? नहीं लगा था, नहीं, सच में नहीं लगा था, ईमानदारी से नहीं लगा था, किसी को नहीं लगा। हमको तो छोड़िए, एमएक्स प्लेयर को भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये सीरीज। हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं आइडिया था कितना हिट हो जाएगा। लगातार ट्रेंडिंग पर एमएक्स प्लेयर ने रखा था, बहुत दिन तक तो टॉप पर रहा। जी जी। पहले था कि दिलीप बोले तो दिलीप कुमार ध्यान में आता था। अब क्या है कि आप दिलीप बोलो तो लोग कहते हैं अच्छा वो दिलीप आर्या बिहार के बागी वाले। तो इस तरह से लोग, ये दर्शकों का प्यार है, मीडिया बंधुओं का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इतना प्रेम और इतना, ये सच है कि बहुत, एक दिन मेरी किसी से चर्चा हो रही थी कि ये कोविड का आना और आपके फिल्म को वेब सीरीज के रूप में इस पे आना ओटीटी प्लेटफॉर्म में, ये आपके लिए लकी साबित हो गया। हालांकि थिएटर में तो नुकसान हुआ, पर ये लकी साबित हो गया कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका टेस्ट समझा और जाना। और हमको ये जो मैं पैदाइश हूं, मैं इसी की पैदाइश हूं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये वेब सीरीज की पैदाइश हूं, ये इस कोविड की पैदाइश हूं। इसलिए वो जानना चाहते हैं तो आखिर आपका नाम दिलीप आर्या क्यों रखा गया? देखिए, दिलीप साहब बहुत बड़े अभिनेता थे। वो चलते फिरते स्कूल थे, लोग, और इतना बड़ा नाम था कि मेरा नाम, मेरे पिताजी शायद दिलीप कुमार साहब के फैन रहे होंगे, तो मेरा बचपन में उन्होंने नाम रखा था दिलीप कुमार। जैसे कोई लड़का ज्यादा वैसा खेलने लगे, क्रिकेट खेलने लगे, वो घर वाला, बाप को शौक रहा है क्रिकेट खेलने का तो बेटे का नाम सचिन जरूर रख देगा। जी जी। वैसे मेरे पिताजी ने मेरा नाम दिलीप कुमार रखा, और शायद दिलीप साहब से इंस्पायर्ड होकर रखा होगा, क्योंकि पिताजी तो जीवित नहीं है, तो उनसे मैं पूछ नहीं सकता। पर माता जी से कभी कभी बात होती, तो वो बोलती है कि नहीं, हाँ
वो एक गाना गाया करते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। तो वो उससे, अब चूंकि मैं आया था इंडस्ट्री में, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए खुद की, मेरी अपनी एक पहचान हो, लोग मेरे नाम से जाने, क्योंकि दिलीप कुमार इतना बड़ा नाम है कि उस नाम के नीचे कहीं मेरा नाम दब न जाए, लोग मुझे डुप्लीकेट न समझे, तो कंफ्यूज ना हो, किसी तरह का कोई संशय ना हो, दिलीप साहब वो पर्सनालिटी थी, दिलीप आर्या ये पर्सनालिटी है, तो मैंने अपना नाम दिलीप आर्या, ऐसे बना मेरा ये। हाँ, तो अब तो दिलीप कुमार जी नहीं रहे इंडस्ट्री में, लेकिन दिलीप आर्या को लोग बखूबी जान रहे हैं। हाल ही में आपका एक गाना आया था शहीदी, वो भी सुपर डुपर हिट रहा है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, उस पे किस तरह से आपने काम किया? मेरे मन में, मैं सही बताऊं, बहुत सारे बड़े स्टारों के गाने आ रहे थे, तो मैं भी अभी कोविड से सब धीरे धीरे शूटिंग शुरू हुई थी, मैं भी गाना देख रहा था, तो मैंने मार्केट में जब जहाँ पे चर्चा कर दी कि मैं भी गाना करना चाहता हूँ, तो कुछ स्टारों के मैंने गाने देखे, तो वो सब रोमांटिक गाने थे, मुझे भी कुछ करना था, तो मेरे मन में जब ये गाने के प्रोड्यूसर, हमारे गैराज म्यूजिक कंपनी है जो इसके प्रोड्यूसर है सौरभ गुप्ता जी, उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, तो स्क्रैच में उतना पसंद नहीं आया, फिर मैंने उनसे लिरिक्स मांगे, लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए, फिर मैंने कहा मेरा अपना जो अपने देश के प्रति, अपने देश के सिपाहियों के प्रति, और जितनी भी फौजें हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सब में जो सबका डेडिकेशन, और सबको मुझे एक तरह से सैल्यूट करने का मन था, उनको एक श्रद्धांजलि देने का मन था, जो लोग इसमें शहीद होते हैं, किसी आतंकवादी हमले में, किसी वॉर में, किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, तो मैं अपने तरीके से देना चाहता था। 15 अगस्त का मौका था, बहुत अच्छा मौका था, उसी दौरान हमने ये फिर गाना किया, और इस गाने के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के फौजियों को सैल्यूट करना चाहता था, और उनको अपनी तरफ, अपने तरीके से उनका मतलब वो जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता था, और जो तैनात है उनको मैं सैल्यूट करना चाहता। दिलीप जी, हाल ही में मतलब आपको अवार्ड से भी नवाजा गया, बियर के बागी के बाद भी आपको काफी अवार्डों से नवाजा गया, अभी हाल ही में यूपी में योगी जी के साथ मंच पे भी आपको अवार्ड से नवाजा गया, तो किस तरह से आप देखते हैं अपनी जिंदगी को, कि जब एक मजदूर की जिंदगी और एक अभिनेता की जिंदगी, क्या फर्क आपको लगता है? फर्क बहुत आता है। एक तो पहली बात तो ऐसा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मेहनत सफल हुई। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा, भगवान राम का भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तेरा वनवास कब खत्म हुआ? तो मुझे तो 15 साल तो मुंबई में होके आकर हो गए, और इसके पहले मैंने थिएटर की ट्रेनिंग, और उसके पहले फ्रीलांस थिएटर करना, तो मुझे बहुत लंबा समय लगा। तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि इतना समय लगाने के बाद, इतना आपने पूरा जीवन झोंक दिया, तो पूरा जीवन लगाने के बाद आपको भले सही रास्ता और सही दिशा और सही शुरुआत हुई आपकी, अब लोगों का प्यार, अपनापन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जिम्मेदारी और ज्यादा लगती है कि अब सब हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं कि ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे, इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, बहुत अच्छे से कहानियों को पढ़ता हूं, उनके जो कंपनी बनाने वाली है, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझता हूं, उनकी सोच को समझता हूं। कई बार नए डायरेक्टर्स होते हैं, उनका विजन बहुत अच्छा होता है, उनके साथ काम करने का मन करता है कि इनके साथ काम किया जाए, तो अच्छा लगता है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो डर भी लगता है कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलत प्रोजेक्ट ना हो जाए, जिससे लोगों की आशाएं हमसे मतलब हमसे जो टिकी हुई है वो कम। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके जो अब आने वाले हैं और उस पे काम कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं, पब्लिक की बहुत डिमांड है कि बिहार का बागी सीजन 2 आए, तो बातें हो रही हैं, चल रहा है, उनको भी चाहिए, दर्शकों को भी चाहिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी चाहिए कि ये सीजन 2 आना चाहिए, तो आए, तो उस पे काम चल रहा है, लिखा जा रहा है। दूसरा, दो फिल्में इस साल और करने के मूड में है, जो शहीदी गाना आया, इसी तरह एक सिपाही की कहानी, जितनी भी बड़ी फिल्में हमने देखी वो सब आर्मी के अफसरों की कहानियां हैं,
लांस नायक जो वहां का सिपाही होता है, जो आम फौजी होता है, उसकी कहानियां नहीं कही गई। वो हमारे देश के जो अनसंग हीरोज कह सकते हैं, तो उनकी एक कहानी है, तो वो अभी लिखी जा रही है। टाइटल हम आपको बता देंगे, वो करेंगे नवंबर दिसंबर में। एक आपके बिहार की कहानी है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी, दिसंबर में शायद वो भी करेंगे, वो भी रेडी हो रही है। और आगे आने वाले सालों के लिए 3-4 प्रोजेक्ट हैं, तो सब में स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कुछ मतलब 1-2 तो इस साल फाइनल है जो होने हैं। तो आपका जो सीजन 1 था वो एक ट्रू इवेंट पर आधारित वेब सीरीज था, तो बिहार का बागी सीजन 2 किस पर आधारित होगा? वो भी ट्रू इवेंट पर आधारित होगा या काल्पनिक होगा? यही तो मजेदार है बात जो हम अभी नहीं रिवील करेंगे। आप बहुत होशियार हैं, हमको सब पता है, खोद खोद के आप सब पूछेंगे, लेकिन वही तो हुक है दर्शकों के लिए, वही तो एक एक्साइटमेंट है, वही तो वो रहेगा, एक जिज्ञासा रहेगी कि सीजन 2 में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्योंकि 5 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट बना रहने दीजिए, और समय आने पर हमको उसको बताने दीजिए, ताकि लोगों का वो मजा किरकिराना हो। और दूसरी बात, मैं क्वालिटी काम करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा ना काम करके थोड़ा करो, लेकिन अच्छा करो। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं हूँ, बहुत घई में नहीं हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। अच्छा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, एज भी भाग रही, तो अपने हिसाब से अपनी कहानियां कहना है, तो वो मैं कहूंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ जो कहानी मेरे मन को बहुत करीब होती है, अच्छी लगती है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो कही जाए, जो समाज में हमारी, अब मैंने यहाँ बहुत सारी कहानियां, बहुत किरदार, हिंदुस्तान पूरा भरा पड़ा है। आप कहते रहे कहानियां, आपके बिहार में इतनी कहानियां, उत्तर प्रदेश में इतनी कहानियां, आपके आसपास ही इतनी कहानियां हैं, और कहानियों में इतना मसाला है कि आप बनाते रहिए फिल्म, कहते रहिए। जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया और आपको कामयाबी मिली, क्या हर एक युवा इस तरह से कामयाब हो सकता है, या उन्हें कुछ और कैरियर में चुनना चाहिए? ये बहुत, इसका कोई निश्चित जवाब हो ही नहीं सकता। ये बहुत अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्षेत्र है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ बिजनेस है ये फिल्म इंडस्ट्री। कभी भी कुछ होता है, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, छोटी छोटी फिल्में चल जाती हैं, नए लोग अच्छा कर जाते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, उनकी भी फिल्में कई बार नहीं चलती हैं। सब आदमी को एक्टर बनना है, सबको डांसर बनना है, तो कंपटीशन तो तगड़ा है। कौन सही सफल होगा नहीं होगा, ये उसकी मेहनत और उसकी शिद्दत और उसका भाग्य तय करे। जिस तरह से दिलीप जी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा स्टारडम है इंडस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा, मतलब कह लीजिए तेज दिखता है इंडस्ट्री का, तो हकीकत में सच्चाई क्या है? दोनों चीजें है, मेरा अनुभव है, दोनों चीजें। जो स्टार्स हैं, जो बड़े स्टार्स हैं, उनका तो जब तक आप सफल नहीं होते तब तक तो आपको संघर्ष ही संघर्ष है, उसका पहलू बहुत खराब है। जब आप सफल होते हैं तो चीजें शेप ले जाती हैं। कुछ लोग जो सुपरस्टार हैं, सुपर स्टार हैं, उन लोगों का शायद अभी वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं, तो वो शायद उनका बहुत अच्छा रहता होगा। और जब तक सफल नहीं होते तब तक तो बहुत हल्का, ये तो आप तय। एक बात मैं और बताना चाहता हूं अपनी तरफ से। जैसे अभी मैं अभी घर गया, अभी उत्तर प्रदेश गया, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ, तो वो कार्यक्रम अटेंड करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब का, अपने गांव गया अपनी माँ से मिलने के लिए। तो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, तो वो पुराने दोस्त जो पहले बहुत मतलब, हालांकि अभी भी वो सुधरे नहीं हैं, कुछ लोग जो अभी भी आपको इस तरह का आपका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो इस फिराक में रहते हैं कि आपके नाम का कैसे फायदा लिया जाए। तो वो आपका गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत कार्यक्रमों में आपको बुलाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, गलत तरीके से न्यूज लिखेंगे, जो आपको आपने कहा नहीं, जो आपने बताया नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये मेरा बड़ा कड़वा अनुभव कि जब समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया हिंदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये अपनी बात आपके साथ साझा करने का मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। और इस्माम भाई, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिलीप आर्या जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्षपूर्ण जिंदगी उन्होंने बिताई और किस तरह से आज वो एक स्टार बने।
ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।